नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत की न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों को लेकर आ रही है। भारत जहां अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करने पर लगा हुआ है, तो इसी बीच समुद्र में अपनी मजबूत पकड़ को बनाने के लिए भारत की पहली 3 परमाणु अटैक पनडुब्बियां भारत स्वदेशी रूप से बनाने जा रहा है, जिसमें कि 95% यानी कि 95% मेड इन इंडिया सामग्री होगी, यानी कि कंपोनेंट्स होंगे। भारत का ये कदम पनडुब्बी निर्माण को और बढ़ावा देगा। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति 3 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसे विशाखापत्तनम के डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अरिहंत क्लास के प्रोजेक्ट से अलग है। इसके तहत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता के साथ 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई जा रही हैं। सूत्रों ने बताया कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट स्वदेशी पनडुब्बी क्षमता के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। इसमें प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सहित घरेलू रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 6 परमाणु अटैक वाली पनडुब्बियों के लिए योजनाकारों को ये भरोसा है कि वे बिना किसी बाहरी मदद के प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम होंगे। लेकिन यदि आवश्यकता होती है तो इसके लिए जो हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उन देशों से मदद ली जा सकती है। साथ ही दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भारत की 24 पनडुब्बियों के निर्माण की योजना है, जिनमें से भारत के पास 6 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियां सहित 24 पनडुब्बियों की योजना है, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी पर अपने दुश्मनों पर कड़ी नजर रख सकेंगी। इसके अलावा कलवरी क्लास प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में पहली 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है, जबकि अधिक क्षमता वाली अगली 6 के लिए टेंडर रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में मंजूर भी किया गया है। प्रोजेक्ट 76 के तहत 6 और कन्वेंशनल पनडुब्बियों के निर्माण की योजना है, लेकिन इसे शुरू होने में लंबा वक्त लग सकता है। यानी कि दोस्तों, 3 न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियां जो होंगी भारत की पहली, उनमें 95% स्वदेशी सामग्री लगी होगी। यह हमारे देश को दोस्तों पनडुब्बी के क्षेत्र में और इसके निर्माण के क्षेत्र में और आगे ले जाएगी, जिससे कि हम भविष्य में इसे निर्यात भी कर सकेंगे। अगली अपडेट रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन के लिए लगभग 499 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। हाल ही में मैंने डिफेंस अपडेट में कहा था कि इस तरीके के प्रोजेक्ट पर मंजूरी अभी दी जानी बाकी है, लेकिन आज वो फाइनल हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फंड का इस्तेमाल लगभग 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि MSMEs और इंडिविजुअल इनोवेटर्स को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना। ये स्कीम मिलिट्री हार्डवेयर और हथियारों के आयात में कटौती और भारत को रक्षा निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DIO को अगले 5 सालों के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि भारत अब चाहता है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी देश में विकसित की जाए, आत्मनिर्भर बना जाए, हथियारों पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके इन दूसरे देशों पर, और देश का पैसा बच सके, और यानी इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है गृह मंत्रालय को लेकर। इंडो नेपाल सरहद पर निगरानी और अधिक कड़ी की जाएगी और चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया जाने का आदेश दे दिया गया है। सरहद के पास संदिग्ध लोगों की आवाजाही देखने के बाद इस मामले की खुफिया रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी। अब गृह मंत्रालय ने कहा है कि अतिरिक्त फोर्स इंडो नेपाल बॉर्डर पर भेजने की तैयारी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। लगातार नेपाल में चीन की दखलंदाजी बढ़ने के बाद आए दिन नेपाल की सेना के द्वारा नई नई हरकतें भारत के खिलाफ की जा रही हैं। इसकी वजह से पिछले कई महीनों से इंडो नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के रिश्तों के बीच तल्खी है, और इसका असर जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनके जीवन यापन और रहन सहन पर भी पड़ रहा है। हालांकि बॉर्डर इलाके के लोगों का कहना है कि भारत के साथ नेपाल का दोस्ताना जो संबंध है वो बेटी रोटी का है। ऐसे में नेपाल के द्वारा की जा रही गलती नेपाल पर ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि अब गृह मंत्रालय ने एक सख्त फैसला ले लिया है और वहां पर और ज्यादा फोर्स को तैनात किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वक्त से लगातार नेपाल की सेना या नेपाल की पुलिस भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रही है। इसके अलावा पिलर्स होते हैं, उनको हटाने की भी इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने चीन को तो कुछ बोला नहीं, जबकि चीन इनके काफी बड़े एरिया को ग्रैब कर चुका है, उनको ले चुका है। उसे बोलने के लिए इनके पास दम नहीं है, और भारत के लिए तो ये बोलता ही रहता है, क्योंकि भारत बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाला देश है, तो वो इनके प्रति सॉफ्ट रहता है। अब शायद गृह मंत्रालय की आंखें टेढ़ी हो चुकी हैं, शक पूरा हो चुका है कि ये नेपाली भारत के खिलाफ कुछ गलत कर सकते हैं। ऐसे में वहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने का मतलब ये है कि अगर नेपाली सैनिकों ने जरा सा भी दुस्साहस किया तो उनको वहीं पर ठोक दिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले में? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि नेपालियों की हरकत जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। अगली अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। 15 जून को भारत और चीन के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ था गलवान घाटी में, जिसमें कि चाइना ने काफी टाइम के बाद अपने सैनिकों की मौत का सच जो था उसको स्वीकारा।
और अभी भी चीन ने इस बारे में ये झूठ बोला है कि उसके केवल 4 सैनिक मारे गए और इन 4 सैनिकों की मौत की खबर के बारे में उनका ये कहना था कि हम अपने देश में शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में पीपल लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंट के कमांडर क्यूई फाओ ने सैनिकों की मौत के बारे में बात करते हुए इस खूनी संघर्ष को हीरोइक बोला है, यानी कि वीर करार दिया है। गलवान लड़ाई के दौरान क्यूई फाओ के सर पर भी गंभीर चोट लगी थी। साथ ही इस कमांडर ने कहा कि हम बलिदान से डरते नहीं हैं और हम इस विश्वास पे कायम हैं कि हम अपने क्षेत्र का 1 इंच खोने के बजाय जीवन का बलिदान देना चाहेंगे। और साथ ही चाइना ने ये कहा है कि भारत को इस भ्रम में नहीं होना चाहिए कि चीन क्षेत्रीय मुद्दे पर कोई रियायत देगा, यानी कि इनके भी पर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके सर पर चोट लगी लेकिन अकल इसको अभी भी नहीं आई और ये बच गया, यही काफी है। इसलिए दिमाग पे शायद इसकी गंभीर चोट लगी है, इसलिए उल्टे सीधे बयान दे रहा है और कह रहा है कि हम क्षेत्रीय मुद्दे पर कोई रियायत नहीं देंगे और हम बलिदान देना पसंद करेंगे। वो तो दोस्तों वक्त बताएगा कि बलिदान इन लोगों को कितना देना पड़ेगा अपना, इसके लिए इनको इंतजार करना पड़ेगा। इससे चीन का पाखंडी व्यवहार और दोगलापन आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। जहां एक तरफ वो शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसके कमांडर्स इस तरीके के ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। अगली अपडेट बीआरओ को लेकर आ रही है। मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के सभी संवेदनशील पॉइंट्स पर सड़क निर्माण और पुल बिछाने का काम बीआरओ तेजी से कर रहा है। साथ ही उत्तरी सीमाओं की ओर जाने वाली सड़कों के निर्माण में भी एक बड़ा काम किया गया है। सूत्रों ने बताया कि सिक्किम से डोकला की ओर एक महत्वपूर्ण पुल सीमा सड़क संगठन ने शुरू किया है और अरुणाचल प्रदेश में यांगसे को सड़क से जोड़ लिया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित 140 डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिज सिक्किम से डोकला तक का वो पूरा हो गया है और अरुणाचल प्रदेश में यांगसे का आगे का स्थान अब सड़क से जुड़ा हुआ है। सिक्किम में डोकला, अरुणाचल में यांगसे और लद्दाख में डुंगती सभी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम क्षेत्र है और ये सभी अतीत में गतिरोध और झड़प का स्थान भी बने रहे हैं। सिक्किम में डोकला की भारतीय सेना की चौकी दोलम पठार के करीब है। आपको बता दें कि यहाँ पर 16 जून 2017 को चीनियों ने एक सड़क बनाने की कोशिश की थी और इससे एक बड़ा गतिरोध डोकला में हो गया था जो कि 73 दिनों तक चला था। वहीं भारत ने जब यांगसे क्षेत्र में जुलाई 2018 में सड़क बनाने का काम किया तो चीनी सैनिक बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए और उन्होंने हाथापाई की थी। सूत्रों ने कहा कि अब इस कठिन क्षेत्र में भारतीय सेना तेजी से पहुंच सकेगी। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।